नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9 के साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसकी कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, तो आप बेटर क्लैरिटी के लिए वो वीडियोस पहले देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इससे पहले हम मिक्सचर पढ़ चुके हैं, मिश्रण क्या होता है। जब एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं, यानी मिश्रण। ठीक है, जब एक से ज़्यादा प्रकार के कण आपस में मिल जाएं तो वो मिश्रण कहलाता है। तो अब अगर मान लीजिए कोई मिक्सचर है हमारे पास, जैसे कच्चे चावल और दाल के साथ आपने नमक हल्दी ये सब मिला दिया, कच्चा ही है अभी, ठीक है, सब कुछ कच्चा है, अभी आपने पकाया नहीं है, ठीक। तो अब कच्चे चावल, कच्ची दाल, उसमें नमक और हल्दी, ये सब आपका सब तरह का मिलके एक मिक्सचर बन गया, यानी मिश्रण बन गया। तो अगर मैं कहूँ कि वापस से उनको हम अलग से दाल कर दें, अलग से चावल कर दें, हल्दी अलग करें, नमक अलग करें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो वही हमारा टॉपिक है कि सेपरेटिंग दी कंपोनेंट्स। मिक्सचर है हमारे पास और हमको उसको वापस से अलग अलग करना है। यहाँ मिश्रण के घटक, घटक मतलब जिससे वो बना हुआ है, कंपोनेंट्स मतलब जिससे वो मिक्सचर बना हुआ है, पृथक्करण मतलब अलग करना। क्लियर बच्चे? तो देखिए काफ़ी बार तो हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चुनकर, जैसे चावल बिनते हैं ना, चावल में से कंकर वगैरह निकालते हैं, या चावल में से दाल को भी अलग करना हो तो साइज और कलर देखकर हम हाथ से चुनकर निकाल सकते हैं। इसी तरह से सीविंग यानी कि चालन विधि या छान कर भी हम निकाल सकते हैं। और फिल्ट्रेशन, इसे भी छानन विधि कहते हैं। अच्छा, क्या फ़र्क है सीविंग और फिल्ट्रेशन में? ये दो वर्ड्स हैं, यानी दोनों का देखिए मतलब छानना ही होता है, पर दोनों में छोटा सा फर्क है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आप किसी ठोस में से लिक्विड यानी तरल को अलग कर रहे हैं, सॉलिड में से लिक्विड को अलग करते हैं। जैसे आप चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती जो कि सॉलिड होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो पानी लिक्विड जैसा होता है चाय, वो नीचे आ जाता है। तो उस केस में हम उसे कहेंगे फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं आटे को चालन की मदद से छान रही हूँ, आटे में से घुन निकाल रही हूँ, ठीक है, तो वो दोनों ही क्या है, सॉलिड है ना। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, सीविंग बोलेंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि फिल्ट्रेशन में एक जो है वो लिक्विड होता है जनरली, और एक होता है सॉलिड, एक तरल और एक ठोस। जबकि सीविंग में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सीविंग में ना एक छलनी टाइप की होती है, और उस छलनी का छेद जो है वो फिक्स होता है। उस छेद से जो बड़े होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और जो छोटे होंगे वो नीचे चले जाएंगे। तो सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो काफ़ी बार तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर को इन सब चीज़ों से अलग कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मिश्रण हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं जहां हम ये नॉर्मल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते। अब जैसे मैं पानी में नमक मिला दूं, ठीक है, और उसे अच्छे से घोल दूं, तो मैं इन तीनों में से कुछ भी करके उसको वापस से नमक और पानी नहीं बना सकती, राइट। तो मुझे कुछ और भी तरीके, और जैसे हम दूध की बात करें, ठीक है, तो कुछ और भी ऐसे बहुत सारे मिश्रण होते हैं जिनको हम नॉर्मल तरीकों से अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो कौन से तरीके हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। पहला है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण, यूजिंग सेपरेटिंग फनल जिसे हिंदी में पृथक्करण कीप कहते हैं। ये बेटा मैं वही सारे आपको बताऊंगी सेपरेशन के प्रोसेस, पृथक्करण की प्रक्रियाएं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा भी होती हैं, बट आपको मेनली इन्हीं पे फोकस करना है। उसके बाद है फोर्थ सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, फिर फिफ्थ क्रोमैटोग्राफी, हिंदी में भी क्रोमैटोग्राफी ही कहते हैं, देन डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण। इसके बाद दो टॉपिक्स और दे रखे हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, मतलब कि वायु यानी हमारी एयर में भी अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, और वो सारा ही गैस का मिक्सचर आपके आसपास रहता है। तो अगर मुझे उनकी भी वायु को के घटकों को यानी वायु के अलग अलग कंपोनेंट्स को, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करना है, तो
उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए वो पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम यानी जल शुद्धि निकाय, मतलब पानी जो आपका होता है वो कैसे साफ होता है। ये कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। किसी पर भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का भी आता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए। पहला है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। ये आप बहुत बार सुन चुके हैं, आपको पता भी है। तो देखिए बेटा, जब ऐसा कोई मिश्रण, ऐसा कोई मिक्सचर आपके पास आ जाए जो कि सॉल्वेंट यानी कि आपके विलायक में घुला हुआ हो, डिजॉल्व्ड हो, जैसे कि बड़ा स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल क्या है, नमक और पानी या चीनी और पानी। तो ऐसा कोई मिक्सचर आ जाए जिसमें जो सॉल्यूट है यानी कि जो विलेय है वो विलायक में अच्छे से घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको जो हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, वो किस प्रोसेस से कर सकते हैं? इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रोसेस से। क्या करते हैं देखिए, दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट द सॉल्वेंट विच इज वॉलेटाइल फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। हिंदी में, इस विधि से हम विलायक से विलेय पदार्थ को अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका बेसिकली जो सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा, उसको आप अलग करेंगे विलेय यानी कि सोल्यूट से। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, सॉल्वेंट वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल का मतलब उड़नशील होता है। देखिए इवेपोरेशन में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं ना, तो जो पानी जैसा सॉल्वेंट होगा, पानी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, जो वो मान लीजिए पानी और नमक की बात करूँ मैं, तो वो पानी जो है वो उड़ जाएगा, है ना, गर्म होके इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ मैंने वॉलेटाइल लिखा है, सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल यानी उड़नशील। और क्या रह जाता है, नमक रह जाता है या चीनी रह जाती है, तो वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल यानी वो उड़नशील नहीं होते। ठीक है, और इस तरह से दोनों जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। आपके घर में जो नमक आता है ना, वो भी ऐसे ही इवेपोरेशन की प्रोसेस से ही मिलता है आपको। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है सी वाटर टू सॉल्ट, यानी समुद्री पानी में क्या होता है, बेसिकली नमक घुला हुआ होता है, तो उसको भी ऐसे ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, इवेपोरेशन की प्रोसेस से अलग किया जाता है। आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, जो मिठाई की दुकानों में चाशनी जो होती है उसमें पानी में बहुत सारा चीनी मिला देते हैं, और जब वो ठंडी होती है तो बर्तनों पे वाइट चीनी दोबारा से जम जाती है। तो सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम एक वीडियो के हेल्प से थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो देखते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें डाई को अलग अलग करना बता रखा है, तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम एक डाई ले लेते हैं। डाई मतलब कि कोई भी कलर, जैसे आप होली में भी कलर से यूज़ करते होंगे ना। अब अगर मान लीजिए मैंने किसी कलर को पानी में मिला दिया, ठीक है, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा पानी, अब वो मिक्स हो गया है, तो क्या उस कलर को और पानी को वापस से अलग अलग किया जा सकता है या नहीं, ये हम समझेंगे। तो बिल्कुल किया जा सकता है। हम वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की मदद से वापस से कलर और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसे। देखिए, यहाँ पर हम बर्नर ले लेंगे, जहाँ पर इस तरह से पानी गर्म करने के लिए रख देंगे, और इसके ऊपर जो रखा हुआ है वॉच ग्लास, उसमें वही कलर वाला पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसे डायरेक्टली क्यों नहीं गर्म किया जा रहा बेटा? डायरेक्टली गर्म करने पे ये नुकसान होता है कि काफ़ी बार हमारा जो कलर है वो भी ज़्यादा हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से हम इसे डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे, हम इसे पानी के ऊपर रख के हीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे पानी बॉईल होगा, उसकी गर्मी से जो ऊपर वॉच ग्लास में जो हमारा कलर वाला पानी रखा हुआ है, उसका पानी भी धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाएगा। और एक टाइम के बाद जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ वो स्टार्टिंग वाला कलर, राइट, जो सॉलिड, जो ठोस कलर था, वो ही रह जाएगा। बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीकरण। आपको याद होगा, मैंने कोलॉइडल सोल्यूशन यानी कि कोलॉइडल विलयन के एग्जाम्पल में आपको मिल्क यानी दूध का एग्जाम्पल बताया था, और मैंने कहा था कि ये फिल्टर नहीं हो सकता, यानी इसको छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि बेटा देखो, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो फिल्टर पेपर के छेद से पास हो जाते हैं, वो ऊपर नहीं रहते। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर की या किसी भी छलनी के छेद से पास हो जाएंगे, इसीलिए वो वापस से नीचे आ जाएंगे, तो अलग नहीं किया जा सकता।
ऐसे केस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीकरण करते हैं। चलिए समझते हैं कि है क्या, सिस्टम क्या है इसका। देखिए, आपके पास टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम, डबल टोन मिल्क, ये आपने नाम सुना होगा। क्या मतलब होता है टोन्ड, फुल क्रीम, डबल टोन का? तो बेटा, इन जो अलग अलग वैरायटी है आप दूध की या मिल्क की, उनमें फैट की मात्रा यानी वसा का जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत कहता है कि डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। यानी जो भारी कण होते हैं किसके, जो भी हमारे पास मिश्रण, जो भी हमारे पास मिक्सचर है, जैसे दूध की बात कर रहे हैं हम अभी, जहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। कब? जब हम उसे जोर से घुमाएं। यहाँ लिखा है ना व्हेन स्पन रैपिडली, यानी घरों में भी आपने देखा है जोर से घुमाया जाता है। मशीन के मशीन के यूज से भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब जोर से घुमाएंगे तो जो भारी पार्टिकल्स होंगे, जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, हल्के कण, वो ऊपर आ जाएंगे। और इनका जो यूज है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज हम करते हैं ब्लड या यूरिन टेस्ट करते हैं ना, उनमें हम इसका यूज करते हैं। ऐसे ही बटर फ्रॉम क्रीम, जो क्रीम निकालते हैं मक्खन से, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन असल में काम कैसे करता है। देखिए बेटा, यही वो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीकरण की मशीन है। ये घर पर भी कर सकते हैं, हाथों से भी लोग करते हैं, लेकिन मशीन से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो किस तरह से यहाँ पर मिल्क को सेपरेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, उसके लाइटर पार्टिकल्स को और हेवियर पार्टिकल्स को, यानी कि जो भारी कण होंगे और जो हल्के कण होंगे, ज़ोर से घुमाने पर वो किस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, ये मशीन है और इस तरह से ये ज़ोर से, इट शुड बी स्पन रैपिडली, यानी ज़ोर से घुमाया जाता है। हाथ से भी होता है माइंड यू। तो ज़ोर से घुमाने के बाद जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर सोल्यूशन में यानी विलयन में रह जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे तल पे, इट विल सेटल डाउन, बैठ जाएंगे। देखिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको हेवियर पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, भारी पार्टिकल्स नीचे, और ऊपर सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक इसी तरह से दूध का भी होगा, ऊपर बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होगा और नीचे जो है वो आपका, जो हमने बताया था ना, जो फैट है या जो भी डेंसर पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके भारी कण हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कि जो कोलॉइडल विलयन होते हैं उनको अलग करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, टू इमिसिबल लिक्विड्स यानी दो अघुलनशील द्रव्यों का मिश्रण। मतलब जब आपके पास ऐसा कोई मिश्रण हो जिसमें दो तरह के तरल हैं, दो लिक्विड्स हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि इमिसिबल हैं। इमिसिबल का क्या मतलब है? अघुलनशील, यानी जो आपस में घुलते नहीं हैं। देखिए, दो तरह के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। एक टाइप होता है इमिसिबल का और एक टाइप होता है मिसिबल का। मिसिबल का बाद की वीडियोस में देख लेंगे। इमिसिबल जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ये दोनों ही तरल पदार्थ हैं, यानी दोनों ही लिक्विड हैं, ऑयल भी और वाटर भी। और अगर आप इन दोनों को मिला दो, काफ़ी बार होता है ना, तेल पे पानी पड़ जाता है तो क्या होता है, आपको परत दिखती है, लेवल दिखता है आपको दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर आपके पास मिक्सचर आ जाए जिसमें दोनों अघुलनशील यानी इमिसिबल हो, तो उनको कैसे अलग अलग किया जाता है? तो देखिए, इसका प्रिंसिपल है इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज, यानी घनत्व के अनुसार द्रव्य विभिन्न परत बनाते हैं। और आपने देखा भी हुआ है कि जब हम पानी और ऑयल को मिलाते हैं तो जो ऑयल होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है और जो पानी होता है वो नीचे आ जाता है, यानी दोनों की डेंसिटीज, दोनों का जो घनत्व है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं माइंड यू, दो से ज़्यादा लिक्विड्स भी आप ले सकते हैं, बशर्ते वो कैसे हो, अघुलनशील, यानी एक दूसरे में घुलने वाले ना हो। तो इनकी डेंसिटीज अलग होगी, घनत्व अलग अलग होगा और उस हिसाब से ये क्या करेंगे, अलग अलग लेयर बना लेंगे। और लेयर बनाने के बाद हम इनको सेपरेटिंग फनल यानी पृथक्करण कीप
के यूज़ करके उसको हम अलग अलग कर लेंगे। अभी वीडियो में देख लीजिएगा आप कि क्या होती है पृथक्करण की, सेपरेटिंग फनल। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे ऑयल वाटर मिक्स हो जाए तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, पृथक्करण कीप का। और इसका यूज़ होता है बेटा जब आयरन को उसके स्लैग से, यानी लोहा को जब हम साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, तो लोहे के साथ साथ लोहे को पहले पिघला दिया जाता है, ठीक है। वो पिघल गया तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, नहीं तरल फॉर्म में आ गया। उसके साथ साथ कुछ कुछ अशुद्धियां भी होंगी, इम्प्योरिटीज, उनको कहा जाता है स्लैग, ठीक है। तो जब दोनों ही आपस में मिल जाएं तो लोहे की अलग अलग परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, और स्लैग यानी अशुद्धियों की अलग लेयर बन जाती है, और इस तरह से हम उनको अलग अलग कर लेते हैं। क्लियर बेटा? ये एक सेपरेटिंग फनल है, यानी पृथक्करण कीप। इसी की मदद से हम 2 इनमिसिबल लिक्विड्स यानी कि अघुलनशील द्रव्यों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पहले मैं पानी डाल रहे हैं, और उसके बाद जो दूसरे बीकर में है वो तेल है, ठीक है। ये दोनों ही अघुलनशील हैं, और जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, 2 इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर, यानी कि 2 अघुलनशील द्रव्यों का मिक्सचर। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगी। इनका घनत्व अलग अलग है, इसीलिए दोनों अलग अलग सतह बना लेंगी। अब बहुत ही आसान है, ये नीचे ब्लू कलर का नॉब देख रहे हैं आप, जो भी हैवी होगा यानी जो डेंस होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी पानी, इस केस में पानी वो नीचे है, उसको नॉब घुमा के हम नॉब ओपन कर लेंगे तो वो पानी अलग बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। और जो ऊपर आएगा वो लाइट डेंसिटी है उसकी, यानी कि उसका जो घनत्व है वो कम है, इसीलिए वो ऊपर है, ठीक है। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जिसकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, वो ऊपर रहता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रहता है। तो यहाँ नॉब की सहायता से हम जो है वो पानी को अलग कर लेते हैं, और जैसे ही सारा पानी आ जाता है वैसे ही हम उस नॉब को बंद कर लेंगे। क्लियर? और उसके बाद जो है वो जब पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा तो हम दूसरे बीकर में वापस से नॉब खोल के जो तेल है उसको भी अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम 2 इमिसिबल या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, क्योंकि तीनों की ही लेयर अलग अलग होगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, राइट। और उनको 3 अलग अलग बीकर में कलेक्ट करके हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई मिक्सचर आ जाए, कोई ऐसा मिश्रण आ जाए, जैसे मान लीजिए सॉल्ट यानी नमक और अमोनियम क्लोराइड, यानी ये केमिकल है बेटा, इसकी जगह नेफ्थलीन भी यूज़ हो सकता है, कैम्फर यानी कपूर भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, ये क्या है, ये दोनों जो है ना, अगर मैं इनको पाउडर बना लूँ तो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। दोनों पाउडर वाइट कलर के होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, और पानी में भी दोनों ही घुल जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि पानी में घोल लूँ तो नमक तो घुल जाएगा, दूसरा वाला नहीं घुलेगा, अलग कर लेंगे, लेकिन ये दोनों ही पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, दोनों को वापस कैसे अलग अलग करोगे, छान भी नहीं सकते क्योंकि दोनों का पीस लिया है तो दोनों का साइज तो बराबर बराबर हो गया, फिल्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही पानी में घुल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि कुछ ऐसे ठोस होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए, बिना तरल अवस्था में आए, सीधा क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको सब्लिमेशन का डेफिनेशन, परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई मिश्रण आ जाए, मिक्सचर आ जाए, जिसमें से कोई एक कंपोनेंट, कोई एक घटक, जैसे इस केस में ये कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, ये सबलाइन कर जाते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन शो करते हैं, यानी गर्म करने पर ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्टली ये बन जाएंगे गैस, जबकि सॉल्ट नीचे ही रह जाएगा। तो ऐसे केस में हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाए। चलिए देखते हैं कि नमक और कपूर, इसके मिक्सचर को हम सब्लिमेशन से कैसे अलग करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इस चाइना डिश में हमने कपूर और नमक का पेस्ट ले लिया है, ठीक है। चाइना डिश आपके लैब में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। करना क्या है, हम इस चाइना डिश के ऊपर एक फनल यानी कीप रख देंगे, और कीप को हम कॉटन से ढक देंगे, ठीक है।
कीप को कॉटन से ढकने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम गैस ऑन करके इसे गर्म करेंगे और जो कैम्फर होगा यानी कपूर होगा वो धीरे धीरे वेपराइज यानी गैशियस स्टेट में आने लगेगा, तो अगर कि कॉटन नहीं लगाई जाएगी तो वो बाहर चला जाएगा, फिर हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए इस फनल को कॉटन से ढकना ज़रूरी है, ठीक है। अब धीरे धीरे हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। यू विल नोटिस कि थोड़े टाइम बाद जो नमक है वो तो एज इट इज़ नीचे ही रहेगा, लेकिन जो उसमें से कैम्फर यानी कपूर है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और ऊपर ऊपर फनल के ऊपर जाएंगे, लेकिन फनल की वॉल्स पे टकरा के कूल हो जाएंगे और वापस से क्या बन जाएंगे, वापस से वो कैम्फर बन जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़े टाइम के बाद जो फनल है यानी जो कीप है उसकी वॉल्स पे, उसकी दीवारों पर आपको कपूर नज़र आएगा, वाइट कलर का कुछ कंपाउंड नज़र आएगा। और इसके बाद क्या होगा, जब आपको सारा का सारा ये प्रोसेस थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा तो चाइना डिश के अंदर आपका नमक रह जाएगा और फनल में कपूर आ जाएगा, और इस तरह से दोनों जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर बच्चे कि कप सब्लिमेशन का हम किस तरह से यूज़ करते हैं मिक्सचर को अलग करने के लिए। अब बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी, क्रोम मतलब आपका होता है रंग यानी कलर, ठीक है। तो जब भी हम कलर्स को सेपरेट करने की बात करेंगे, पृथक करने की बात करेंगे, तो उस केस में हम कौन सा प्रोसीजर, कौन सा क्रिया यूज़ करेंगे, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ये मैं वही वाले डिस्कशन कर रही हूँ बेटा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखे हैं, ठीक। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कंपोनेंट्स मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर, यानी कि अधिक घुलनशील घटक तेज़ी से ऊपर उठता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब आप या इसका यूज़ कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए कि ब्लड में से जब आप ड्रग्स को अलग करते हैं, नशीले पदार्थ को अलग करते हैं, तो भी क्रोमैटोग्राफी का ही यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी ड्रग ज़्यादा सोल्यूबल होगी, ज़्यादा घुलनशील होगी, वो जो है वो ऊपर तक जाएगी और बाकी सारे नीचे रह जाएंगे। पता भी इसी तरह से लगाया जाता है कि कौन सा ड्रग है, कौन सा नशीला पदार्थ है खून के अंदर। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए ब्लैक कलर है तो या ब्लू कलर है, कोई भी, और अगर वो अलग अलग कलर्स से मिलके बना हुआ है तो कैसे मैं उनको दोबारा से अलग अलग कर दूं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। हिंदी में भी क्रोमैटोग्राफी ही कहते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़िल्टर पेपर लेना होता है। आप लोगों ने लैब में देखा होगा फ़िल्टर पेपर। उस फ़िल्टर पेपर पे पहले पेंसिल से एक मार्क कर लीजिए। ये पेंसिल से मार्क इसलिए किया जाता है ताकि पानी का लेवल हमें पता चल सके। इसके बाद से जिस कलर को आपको सेपरेट करना है, जैसे ब्लैक कलर को सेपरेट करना है, आपकी बुक में ब्लैक का एग्जाम्पल है, तो वो ब्लैक कलर का एक स्केच कलर का एक डॉट डाल दीजिए उस पेंसिल के ऊपर बिल्कुल बीच में, ठीक है। पेंसिल मार्क यहाँ पे इसलिए किया गया है ताकि आप जो पानी का लेवल है वो इस पेंसिल मार्क के लेवल से नीचे होना चाहिए। आपको ये बात पता है कि जब भी हम किसी कागज़ को किसी भी कागज़ को पानी में डुबाते हैं तो वो पानी धीरे धीरे कागज़ के ऊपर चढ़ने लगता है। ये बात आपको अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस से पता है, ठीक है। देखिए आगे क्या करते हैं। इसके बाद हम एक ऐसा जार, बीकर ले लें या जार ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए। इतना पानी भरना है कि जब हम उस फिल्टर पेपर में उसको डालें तो वो पेंसिल मार्क ऊपर हो, बिल्कुल पानी के अंदर ना चली जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, अब फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। अब देखिए अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जाएगा ना बेटा, इस ब्लू कलर के अपने अपने कंपोनेंट्स इकट्ठे हो जाए, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है कहीं पर क्या है, ऑरेंज दिख रहा है, फिर रेड दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपने अभी पढ़ा कि क्रोमैटोग्राफी में असल में होता क्या है, जो भी कंपोनेंट, जो भी घटक पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, ज़्यादा घुलनशील होंगे, वो पानी के साथ साथ ज़्यादा ऊपर जाएंगे, और जो कम सोल्यूबल होंगे यानी कि कम घुलनशील होंगे वो पहले ही शो हो जाएंगे आपको। इस केस में अगर येलो सबसे ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब पानी में येलो वाला कंपोनेंट जो है, येलो वाला जो घटक है वो ज़्यादा घुलनशील था, इसीलिए ज़्यादा ऊपर तक गया। और ऑरेंज अगर आपको नीचे दिख रहा है तो इसका मतलब वो सबसे कम घुलनशील था। और इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा कलर्ड पेन था जैसे ब्लैक, तो हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग, उसके कलर्ड कंपोनेंट्स को यानी कि रंगीन घटकों को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर बच्चे। लास्ट टॉपिक हमारा होगा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है।
होता क्या है ये? सेपरेट्स प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम सोल्यूशन, यानी यह शुद्ध ठोस पदार्थ को अशुद्ध विलयन से अलग करता है। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई केमिकल है, ठीक है, तो जरूरी नहीं ना जो मैं बाजार से केमिकल खरीद के लाई हूँ वो शुद्ध ही हो, प्योर ही हो, उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो इस केस में हम कैसे उसको प्योर करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण में क्या होता है बेटा? हम एक विलयन बना लेते हैं किसी भी केमिकल का, किसी भी रसायन का जिसके क्रिस्टल्स हमें बनाने हैं, जिसको हमें शुद्ध करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाएंगे, उसको शुद्ध करेंगे। तो यहाँ हम इसमें इस पानी में कॉपर सल्फेट जो कि अशुद्ध है यानी इम्प्योर है उसको मिलाएंगे और गर्म करेंगे। गर्म इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त विलयन बनाना है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अति संतृप्त विलयन क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का अति संतृप्त विलयन बना रहे हैं और गर्म करके ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। आगे देखते हैं। इसके बाद जब हमारा सारा का सारा कॉपर सल्फेट जो भी इम्प्योर सैंपल है, अशुद्ध है, वो मिक्स हो जाएगा, हम इस तरह से उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, दूसरे ग्लास में ले लेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं थ्रेड यानी धागा डाला हुआ है। इसमें धागा इसलिए डाला हुआ है ताकि जो प्योर शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बने उनको जगह मिल जाए बनने की। ठीक है, तो धागा इसीलिए होता है ताकि उनको प्योर क्रिस्टल्स को जगह मिल जाए। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बन गए हैं, इसे कहेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, कैसे हो रहा है ये फिर से बता देते हैं एक बार। आपने इम्प्योर सैंपल लिया, जो भी आपका अशुद्ध कॉपर सल्फेट था, कोई भी केमिकल हो सकता है, उसका आपको एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है यानी अति संतृप्त विलयन बनाना है। गर्म करके बनाएंगे आप, थोड़ा सा ज़्यादा घोल लेंगे, जितना घुल सकता है उससे भी ज़्यादा घोल लेंगे। उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब होगा क्या, जो आपके प्योर कॉपर सल्फेट हैं वो तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके, तो जैसे कि धागे में देखे हमने, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं यानी जो अशुद्धियाँ हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल यानी घुली हुई ही रह जाएंगी। तो आपको जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे वो बिल्कुल ही प्योर यानी बिल्कुल शुद्ध होंगे। इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। ओके, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण से ये बेहतर है। वाष्पीकरण में क्या होता था, आपका जो गर्म करते हैं और उसके बाद जो सॉल्वेंट होता है यानी विलायक वो उड़ जाता है गर्म करने से, और जो विलेय होता है सोल्यूट वो नीचे रह जाता है। क्रिस्टलाइजेशन बेहतर क्यों है? क्योंकि बेटा कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो कि क्या होते हैं, विघटित यानी बेकार हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। यहाँ पे चार्ड लिखा है। तो अगर आप इवेपोरेशन के लिए गर्म करेंगे ना उसको कि ताकि वो सारा उसका विलायक, सारा सोल्यूशन जो सॉल्वेंट है वो उड़ जाए, तो हो सकता है कि आपका सॉलिड भी डिकम्पोज हो जाए। इसीलिए बेटर है कि क्या आप कर लें उसका क्रिस्टलाइजेशन। और हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन में हम जो सी वाटर से नमक निकालते हैं वो भी हम इवेपोरेशन से निकालते हैं ना, लेकिन वो जो नमक होता है वो प्योर नहीं होता, उसको हमें दोबारा से प्योरीफाई करना पड़ता है, शुद्ध नहीं होता। तो नमक को शुद्ध करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।